हेलो एवरीवन। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं बना रहा हूँ एनिमे की हिस्ट्री पे और स्टार्टिंग कैसे हुई, वो कैसे बड़ी हुई। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एनिमे इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसमें आज 430 से ज़्यादा स्टूडियोज़ हैं, जैसे यूफोटेबल, विट स्टूडियो, मापा और स्टूडियो गिबली और एक टॉय एनिमेशन स्टूडियो जिसकी सीरीज़ आज 25 साल से ज़्यादा से चल रही है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें करीब हर साल एवरेज 300 एनिमे तो बनाती ही है, हर साल की एवरेज। तो अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो अगर मैं कहूँ सबसे पहले मतलब ये एनिमे इंडस्ट्री शुरू कहाँ से हुई, ये मतलब कैसे इतनी बड़ी बनी कि आज ये मतलब इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इंडस्ट्री जब मतलब सबसे पहले जो पेरिस की एनिमे बनी थी वो नामाकुरा गटाना नाम से है, जो एक डिमोटिवेटेड समुराई की मतलब कहानी बताती है, जो एक मतलब ख़राब स्वॉर्ड खरीद लेता है पागल बन के, और उसके ऊपर बनाई गई थी एनिमे। ये 1917 की एनिमे थी, 1970s में बनाई गई थी पहली एनिमे। एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको बनाया गया था जुनिचिरो कोची के द्वारा बनाया गया था इस मूवी को, शॉर्ट फिल्म को, पर वो सबसे पहली एनिमे नहीं थी जो हमारे पास है अभी तक। उसके अलावा एक और एनिमे है जिसका नाम है कोत्सुडो शाशिन सबसे पहली एनिमे है जो अभी तक हमारे पास बची हुई है, जिसे मतलब उसकी हमें उसका क्रेडिट का अच्छे से पता और ना वो किस टाइम के बीच में बनाई गई, पर हमें बस इतना पता है कि वो बनाई गई थी 1907 से 2012 के बीच में बनाई गई थी, मेजी पीरियड के बीच में बनाई गई थी वो एनिमे। और वो अभी तक मानी जाती है सबसे पुरानी जो एनिमे बनाई गई हैं जापानीज़ आर्ट में, वो सबसे पुरानी वही है जो ऐसे बची हुई है, क्योंकि बहुत सी एनिमे और वो मतलब दोबारा रिकवर की गई थी साल 2004 में। और 2004 में रिकवर कैसे हुई और मतलब उससे पहले नामकुरा गंटक कैसे बनाई थी, पहली थी वो, फिर ये दूसरी कौन सी आ गई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले कोई अगर एनिमे की हिस्ट्री को जानना चाह रहे तो मेरे हिसाब से कुछ 5 लोग हैं जिनका नाम हर किसी को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और मतलब वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं तरह से कि एनिमे मतलब शुरू हो पाई जापान में। इससे पहले वो कई बड़ी इंडस्ट्री बनी, जिनके नाम है ओटन शिमुकावा, जुनिचिरो कोइची, केंजो मसाओका, सतोरू कितायामा और तेनजुका ओसामू। यही वो लोग थे जिन्होंने जापान में एनिमे शुरू करी थी बनाने, और वही लोग हैं जिन्होंने एनिमे मतलब एक बेसिक स्टार्ट करी कि मतलब एक लेवल बनाया, ग्राउंड वर्क किया, जिससे एनिमे इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन पाई। जैसे कि मसाओका ही वो पहले शख्स है जिन्होंने मतलब टॉकिंग एनिमे बनाई जिसमें बातें कर सकते थे लोग, या फिर मतलब तेंजुको की पहली मतलब एस्ट्रो बॉय जो बहुत ही फेमस ग्लोबल लेवल पर एनिमे फेमस हो गई थी। मैंने एक एनिमे का नाम लिया था कुछ समय पहले, कोत्सुडो शाशिन। वो एनिमे मतलब लापता हो गई थी और मतलब 2004 में रिकवर हुई। इसका मतलब नहीं बना ना, ऐसा इसलिए क्योंकि एक कुछ 1929 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जापान में जिसका नाम था कैंटो अर्थक्वेक। वो 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसमें 1,40,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी, और बहुत से एनिमे स्टूडियो भी डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे तबाही मची कैंटो अर्थक्वेक में, जो 1 सितंबर में आया, और उससे भी बहुत सारे नुकसान हुआ। उसी की वजह से बहुत सारी एनिमे जो हैं पुरानी वो भी मतलब लोगों के पास नहीं है, और वो काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड पर मतलब उसमें डिस्ट्रक्शन बची थी। जिस टाइम जापान मतलब इस अर्थक्वेक से गुजर रहा था उसी टाइम कहीं और मतलब एक बहुत ही बड़ा स्टूडियो मतलब अपनी शुरुआत कर रहा था, डिज्नी ने अपनी मतलब एनिमेशन में शुरुआत उसी टाइम की थी जब जापान में कैंटो अर्थक्वेक आया था। और जापान के लिए वो काफ़ी मतलब मुश्किल समय था। पहले तो जापान में कैंटो अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन मची हुई थी, ऊपर से उसे बाहर से कम्पीट करना था, बाहर की फॉरेन एनिमे से कम्पीट करना था, और उन्हें मतलब चीपली करना पड़ रहा था क्योंकि बाहर से भी एनिमेशन आ रही थी जापान में, और उनकी एनिमेशन इंडस्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी कैंटो अर्थक्वेक की वजह से। हालांकि जापान के लिए टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, पर फिर भी बहुत सारे मतलब स्टूडियोज़ मतलब बहुत सारे लोगों ने जापान को वापस अपने पुराने लेवल पर लाने की कोशिश करी, जैसे कि केंजो मसाओका, मित्सुयो शियो, उन्होंने अटैम्प्ट किया मतलब बाहर के मतलब एनिमे के साथ कम्पीट करने की। उन्होंने अलग अलग तरीके लगाए, जैसे एनिमेशन का यूज़ किया, उन्होंने बाहर साउंड का यूज़ किया, अच्छी साउंड क्वालिटी, और ज़्यादा बाहर टेक्नोलॉजी जो बाहर के लेवल को कम्पीट कर सके वैसी टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश की जापान में।
ताकि वो बाहर की एनिमे को कम्पीट कर सके, टक्कर दे सकें। और इसी के साथ उन्होंने मतलब 1933 में अपनी पहली टॉकिंग एनिमे निकाली जिसमें लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से। इसमें ज़्यादा टाइम ये था कि एनिमे में कलर भी आने वाले थे। 1930s कैंटो अर्थक्वेक को गए हुए करीब 7 साल हो गए थे और गवर्नमेंट ने 6 सेंसरशिप लगा दी थी, जिसमें जापान की गवर्नमेंट लोगों को इन्फोर्स कर रही थी कि वो मतलब नेशनल मूवीज़ निकाले जिसमें जापान के लोग बाहर के देशों से जीत रहे हैं और लड़ रहे हैं, और मतलब देश के बीच में नेशनलिस्ट मूवमेंट जगाने की कोशिश करी थी एनिमेशन के द्वारा। और ये सेंसरशिप लंबे समय तक चली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक चलती रही ये सेंसरशिप। एक बहुत लंबे टाइम के बाद सेंसरशिप जब ख़त्म हुई 1950s के पास, तो उस टाइम बहुत सारे नए एनिमे, बहुत सारे न्यू मतलब स्टूडियोज बनने लगे। और 1958 में फिर उसी के साथ पहली कलर एनिमेशन भी जापान ने निकाली जिसका नाम था टेल ऑफ वाइट सर्पेंट, जो काफ़ी फेमस हुई जापान में। 1960s में ही मतलब मेनली मॉडर्न एनिमे की शुरुआत हो गई थी, जो कि पहली के जिसने सबसे बड़ा रोल निभाया था वो उस एनिमे का नाम था एस्ट्रो बॉय उस टाइम पे, जो कि ओसामू तेंजुका की बनाई हुई एनिमे थी, जो उस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत फेमस हुई थी। वो उस टाइम की काफ़ी मतलब बड़ी शो बना था, एक ऐसा जिसमें एक रोबोट दिखाया हुआ था शो में, जो कि न्यूक्लियर पावर से चलता था। और फर्स्ट मैजिकल गर्ल एनिमे भी इसी टाइम पे बनी थी। 1970s ये वो टाइम था जिस टाइम मतलब एनिमे इंडस्ट्री, जो फिल्म मार्केट थी, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई, क्योंकि मतलब उन्हें बहुत बड़ा कंपटीशन जो आया वो आया टीवी से। उस टाइम टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इसी वजह से बहुत सारे बड़े स्टूडियो थे टॉय एनिमेशन जैसे, उन्हें बहुत ले ऑफ करने पड़े। और मूसी प्रोडक्शन जो टाइम पर बहुत ही बड़ा स्टूडियो था कुछ समय पहले, वो बैंकक्रप्ट चला गया। बाद में वो रिवाइव भी हुआ, पर जब वो मतलब बंद हुआ कुछ समय के लिए, उसी से कुछ नए स्टूडियो भी बन के आए, जैसे सनराइज और मैडहाउस स्टूडियो, जिनका नाम आज बहुत ही बड़ा है। उन्होंने बहुत बड़ी एनिमे भी निकाल रखी हैं। 1970 से 80s के बीच में बहुत सारे नए एनिमे के जॉनर इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे स्पेस हो गया और रोबोट्स, मेका, ये सारे जॉनर मतलब और मार्शल आर्ट्स अलग से, वो भी ये सारे जॉनर 1970s और 80s के बीच में ही आए। उस टाइम पे बहुत सारी बड़ी एनिमे भी रिलीज हुई, जैसे ड्रैगन बॉल, लूपिन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और पोकेमोन। ये सारी एनिमे भी 1970 से 80s के बीच में रिलीज हुई। 90s को गोल्डन एज भी कहा जा सकता है एनिमे का, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऐसी एनिमे भी आई जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हुई, जैसे नियॉन जेनेसिस एवोल्यूशन, ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन और ट्रिगर। ये सारी एनिमे इसी टाइम पे आई थी और इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इस टाइम पे एनिमे के पॉपुलर होने का। 2000 में शायद सबसे बहुत फेमस एनिमे कुछ रिलीज़ हुई थी, जैसे नारुतो, फुल मेटल अल्केमिस्ट और बाकी मोनोगातारी सीरीज भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी। और बहुत सारे नए जॉनर आए थे जो इन्होंने अपनी अलग पॉपुलैरिटी बनाई थी, जैसे शोनन, इसेकाई, स्लाइस ऑफ लाइफ और हैरम। ये सारे जॉनर इसी टाइम पे आए और पॉपुलर ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। 2020s में कोविड पैंडेमिक की वजह से एनिमे बहुत ज़्यादा मतलब एक गैप बना हुआ था ऑडियंस के बीच में, और उसी टाइम पे एनिमे ने अपनी मतलब सबसे बड़ा बूम आया, जिसमें एनिमे की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के पास कुछ देखने के लिए था नहीं और एनिमे मतलब अपने मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर फैलने लगी। 2020 में डीमन स्लेयर मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई, डीमन स्लेयर की मूवी। और उसी के अगले साल 2021 में जुजुत्सु काइसेन और टोक्यो रिवेंजर वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट डिस्कस्ड शोज में से एक बन गए। और ये डाटा ट्विटर एक्स के हिसाब से है। 2024 में स्टूडियो गिबली की बनाई मूवी द बॉय एंड द हेरोन को मतलब एक सब बड़ा अवार्ड मिला, उन्होंने ऑस्कर जीत लिया। तो अगर अब हम एनिमे इंडस्ट्री की बात करें तो एनिमे इंडस्ट्री आज $12 बिलियन से भी ज़्यादा की हो गई है। इसेकाई की डोमिनेंस आज शायद पूरे वर्ल्ड में है। जितनी भी एनिमे बनती हैं उनमें से मतलब इसेकाई शायद सबसे ज़्यादा ही बनती हैं। और अब एनिमे हिंदी डब में भी आ रही हैं कि OTT प्लेटफॉर्म की वजह से, और ये बस बड़े बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जैसे कि एनिमे फेस्टिवल जो मतलब पहले होते भी नहीं थे, अब वो हर जगह होने लग गए हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसके लिए थैंक यू।